नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले, ऐसे में दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर है। आज का दिन शनिवार है और शनिवार का दिन सियासी शनिवार साबित हुआ है, क्योंकि पूरे दिन पांचों जो आज हम खबरें दिखाने जा रहे हैं वो सियासत से जुड़ी हुई खबरें अधिकतर उसमें है। तो सबसे पहली खबर होगी पीएम मोदी से जुड़ी हुई, जहां पर पीएम मोदी ने आज स्लीपर वंदे भारत, जो पहली वंदे भारत है स्लीपर क्लास की, उसको आज उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। तो हावड़ा गुवाहाटी के बीच ये वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है और इसी के साथ उन्होंने टीएमसी पर भी जमकर निशाना साधा है। क्या उन्होंने कहा है वो भी आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर विदिशा से होगी, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान ने भव्य रोड शो किया है। क्या सौगातें यहां पर दी है ये भी दिखाएंगे। और तीसरी खबर इंदौर से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी भागीरथपुरा पहुंचे और यहां पर दूषित पानी पीने से जिनकी मौतें हुई थी उनके परिजनों से मुलाकात की। इसको लेकर किस तरह की सियासत हो रही है ये भी दिखाएंगे। और फूल सिंह बरैया भांडेर से विधायक है, एक बार फिर से सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि एक ऐसा बयान उन्होंने दे दिया है जिसके बाद लगातार उनको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। पांचवी खबर बीजापुर से है, जहां मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। बताएंगे आपको और क्या क्या नक्सलवाद को लेकर नया अपडेट आया है, किस तरह की सफलता जवानों को मिलती जा रही है। पीएम मोदी ने मालदा से हावड़ा गुवाहाटी के लिए स्लीपर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये पहली ऐसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होगी जो कि चलनी शुरू हो चुकी है। और इसकी खासियत आपको बता दें कि इसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, अत्याधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है। पीएम मोदी ने मालदा में एक प्रशासनिक कार्यक्रम में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क अधोसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन उत्तर बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार को भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदा से हावड़ा गुवाहाटी यानी कि कामाख्या के बीच चलने वाली देश की पहली स्लीपर वंदे भारत की जो ट्रेन है उसको हरी झंडी उन्होंने दिखाई है। इसके अलावा हावड़ा से गुवाहाटी तक ये जो ट्रेन चलेगी उससे समय तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन सुविधाओं में भी विस्तार हो जाएगा। पीएम ने 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेनें उत्तर बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार को भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ेगी। वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। कहा कि देश के सामने घुसपैठिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम ममता सरकार नहीं बल्कि बीजेपी ही कर सकती है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए सुमित मेहरोत्रा, टीएमसी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित जी, आज वंदे भारत स्लीपर की सौगात दी है पीएम मोदी ने, साथ साथ आपकी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। घुसपैठियों को लेकर कहा कि आप संरक्षण देते हैं, उनको भगाने का काम, हटाने का काम सिर्फ केंद्र की सरकार या बीजेपी की सरकार कर सकती है। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ज्यादा है। आप मुझे बताइए, ऐसे एक बहुत पहले प्रचार मंत्री है जो उद्घाटन सुमित मेहरोत्रा जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से एक बार बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से घुसपैठियों को बाहर करने का जो काम ममता सरकार को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है, बल्कि बीजेपी ही कर रही है और कर सकती है। टीएमसी नेता सिंडिकेट चला रहे हैं, सालों से घुसपैठियों को बसाने, उनको वोटर बनाने का खेल खेल रहे हैं। पीएम ने आगे कहा कि टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है उसे टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के गरीबों के दुश्मन हैं, उन्हें आपकी तकलीफों की चिंता नहीं है, वो अपनी तिजोरी भरने में जुटे हुए हैं। साथ साथ उन्होंने आयुष्मान भारत को लेकर भी निशाना साधा। जो योजनाएं केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए शुरू की है, मैं चाहता हूं उनका पूरा लाभ आपको मिले। आप उसके हकदार हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हो रहा है।
यहां की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। तो जिस तरह से आज ये कार्यक्रम है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा जुड़ चुके हैं, जबकि बीजेपी से कुशल पांडे जुड़ चुके हैं। मेहरोत्रा साहब, आपसे ही सबसे पहले जो सवाल मैंने पूछा था वही फिर से दोहरा देता हूं। ये जो सौगात मिली है, एक तो इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल कि इस वक्त ये सौगात मिली, इसको कैसे आप देखते हैं? साथ ही साथ जो आरोप लगा रहे हैं कि आप केंद्र की योजनाओं का जो लाभ है वो आप देते नहीं है, निर्दयी सरकार है आपकी और घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं, क्या कहेंगे आप? केंद्रीय जो योजनाएं हैं उससे बेहतर योजनाएं पश्चिम बंगाल सरकार दे रही है, गरीबों को दे रही है, महिलाओं को दे रही है, बेरोजगारों को दे रही है, हेल्थ के ऊपर भी अच्छी योजनाएं चल रही है हमारी। तो हम केंद्र की सरकार की योजना लेकर के क्या फायदा करें? आप मुझे बताइए, जब केंद्र से बेहतर योजनाएं अपने प्रदेश की हम दे रहे हैं तो हम क्यों देंगे भाई? और अगर आपको देना तो आप दीजिए ना, आप अपने सांसदों के हिसाब से आप दीजिए, आपको जो देना है वो दीजिए अपने सारी जनता के लिए। पर आप वहां पे बंगाल में जाते हैं और ये कहते हैं योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे आप बताइए ना, इन्होंने कौन सी योजनाओं का लाभ किसी को दिया? किसानों की आय दुगनी कर दी क्या? युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है। हर चीज आज के समय पे इन्होंने महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि इसके ऊपर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। और ये बांग्लादेशियों के लिए ऊपर जो कहते हैं, आप मुझे बताइए, अब बांग्लादेश 13 साल हो गए हैं, 13 साल से जो बॉर्डर्स है किसके पास है? इनके पास है। अभी भी अगर घुसपैठिए आ रहे हैं देश के अंदर तो इस देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुमित मेहरोत्रा जी, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ बंगाल में अच्छा है, फिर दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि केंद्र के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो डबल स्टैंडर्ड वाली बातें तो नहीं चलेगी ना सर? आप पीएम आवास योजना की बात कर लीजिए, आयुष्मान भारत की बात कीजिए, अन्य जो योजनाएं उसका लाभ तो आप बंगाल के लोगों को दे नहीं रहे हैं। बार बार केंद्र की तरफ से आपको कहा जाता है लेकिन आप इनकार करते हैं, फिर आप कहेंगे कि हमको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। दोनों बातें तो नहीं हो पाएगी। हमारा बंगाल का जो बजट है अभी भी पूरा नहीं दिया इन्होंने। हम लोगों ने 100 रुपए अगर मांगे थे तो हम लोगों को 10 रुपए दिए हैं। और ममता दीदी 2 बार 3 बार इन्हें लेटर भी लिख चुकी है, कई बार मिल भी चुकी है कि आप जो बकाया फंड है उसे आप दीजिए, पर ये देते नहीं है। आप मुझे बताइए, बिहार में ये बहुत अच्छा पैकेज देते हैं, उत्तर प्रदेश में देते हैं, गुजरात के अंदर ये फंड पूरा देते हैं, तो क्यों? तो वंदे भारत तो मिली आपको आज, स्लीपर कोच वो भी अलग से। अरे वंदे भारत तो आ रही है, बुलेट ट्रेन भी आ रही है, हम सभी लोग देख रहे हैं जिस तरीके से बुलेट ट्रेन का उपयोग हो रहा है। बुलेट ट्रेन आज भी मिल रही है, सारी चीजें, ये योजनाएं जो ठगी जा रही है चुनाव के समय पे कितना लाभ ठीक है कुशल पांडे जी, ठीक है कुशल पांडे जी जुड़े हुए प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे समझते हैं। कुशल पांडे जी, बंगाल की आज चुनाव के वक्त आ रही है और सुमित मेहरोत्रा जी कह रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, भेदभाव ये सोच रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। राज्य सरकार कोई भी केंद्र सरकार की योजना को बंगाल में लागू नहीं होने दे रही है। आप देखिए, इससे पहले विश्वकर्मा योजना लागू करने चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, यहाँ फॉर्म भी भरा गया, लेकिन इस राज्य की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य में विश्वकर्मा योजना नहीं लागू होने दी। आवास योजना का नाम चेंज करके केंद्र का पैसा आ रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री सारे घोटालों में लिपटे ठीक उसी प्रकार से केंद्र की जितने भी योजनाएं आती है पश्चिम बंगाल में उसका नाम चेंज करके वो अपने मत से करना चाहती। खुद तो इन्हें कुछ करना नहीं है, इन्हें तो जो करना है सारा घोटाले में करना है, लेकिन जो केंद्र सरकार के द्वारा योजना दिया जाता है उसका भी नाम चेंज करके मुख्यमंत्री अपने नामों के द्वारा देना चाहती है। और ये लोग बार बार कहते हुए आ रहे हैं कि हम लोगों का फंड रोक दिया जाता है, हम लोगों का पैसा रोक दिया जाता है, 10 पैसा मिलता है, 10 रुपया मिलता है। भाई साहब, आपको 10 रुपया दिया जा रहा है तो आप कम से कम उस 10 रुपए का हिसाब तो दो।
आप 10 रुपए का हिसाब देकर के फिर 10 रुपया लो, लेकिन इन्हें हिसाब देना नहीं है। जैसे ये कह रहे थे कि बुलेट ट्रेन भी आ रही है, आज वंदे भारत का सौगात मिला बंगाल की जनता को, इन्हें मतलब नहीं है। ये ऐसा होता है जैसे टीएमसी वाले वंदे भारत में नहीं चलते हैं, जो टीएमसी वाले हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता चलिए वंदे भारत टाइमिंग से की बात है ना सर, कुशल पांडे जी, टाइमिंग की बात है। और दूसरी बात है कि सुमित मल्होत्रा जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब जो आप देना चाहिए था वो मिल नहीं पाया आपसे। एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे। बहुत शुक्रिया सुमित मल्होत्रा जी, कुशल पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के विदिशा की, जहां पर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, विदिशा को कई सौगातें दी और यहां पर 8 सड़कों की सौगात तो दी ही दी, अन्य सौगातों के लिए भी उन्होंने बात कही है। तो आज जब विदिशा पहुंचे नितिन गडकरी, उस वक्त ये जो कार्यक्रम था उसमें 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया है। शहर को 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की सौगात भी उन्होंने दी है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे बड़े भाई नितिन गडकरी ने सड़कों के माध्यम से देश की तस्वीर को बदल दिया है। पत्थरों की मार से में तो लोगों को घायल होते हुए हमने देखा है, लेकिन विदिशा वासियों ने फूलों की मार से उनको घायल कर दिया है। आपने नितिन गडकरी जी का जो स्वागत किया है, क्या स्वागत किया है। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि इस तरह का जो स्वागत है आपका हम बाकी जगहों पे भी करना चाहते हैं। शिवराज सिंह ने सीएम मोहन से भी कहा कि नर्मदा जी और बेतवा को मिला दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शशिकांत जैन भी जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, आपसे समझना चाहते हैं ये जो आज घोषणाएं की गई है, ये जो आज सौगातें मिली है, इससे कितना फायदा विदिशा को मिलेगा, मध्य प्रदेश को मिलेगा, किस तरह से ये मील का पत्थर साबित होगी? जी, आपको बताना चाहूंगा, आज विदिशा में जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो घोषणाएं विदिशा को जो सौगात दी हैं, निश्चित वो एक विदिशा के विकास में, प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। और आज उन्होंने जो लगभग घोषणा करी है उसमें 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण रखा है, जिसमें से 181 किलोमीटर की लगभग 8 सड़कों को मंजूरी दी है। और उन्होंने साथ में 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की भी उन्होंने घोषणा करी है, जो लगभग 2 तो सागर में डलेंगे और एक जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है वो उन्होंने विदिशा के लिए दिया है, जिससे कि यातायात सुगम हो, एक्सीडेंट कम हो। जी चलिए शशिकांत जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और रुक करते अगली खबर का, जो कि मध्य प्रदेश से ही है। इंदौर के भागीरथपुरा में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे और यहां पर दूषित पानी से प्रभावित जो पीड़ित हैं उनके परिजनों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। इसके पहले बॉम्बे हॉस्पिटल वो पहुंचे और वहां पर पहुंचकर जो अस्पताल में भर्ती है उनसे भी मुलाकात की, उनका भी उन्होंने हालचाल जाना। तो बता दें कि भागीरथपुरा भी आज वो पहुंचे और साथ साथ जो पीड़ित है उनको 1-1 लाख रुपए के चेक दिए गए। इस दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद रहे। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें, साफ पानी और उसकी मॉनिटरिंग के लिए प्रशासन की टीम लगातार प्रयासरत है और कई जगहों पर कैंप लगाकर बकायदा पानी की टेस्टिंग भी की गई है। अब इसको लेकर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है। मौतों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो इफेक्टेड लोग हैं उनसे अभी मैं मिला हूं, ये हमारे साथ हैं। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है। इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है।
तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए, और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से दौरा किया, इस दौरे को लेकर, पीड़ितों से मुलाकात को लेकर, वहां हो रही सियासत को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे इंदौर के संवाददाता महेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपसे समझना चाहते हैं राहुल गांधी के इस दौरे के बाद किस तरह से प्रतिक्रियाएं शासन प्रशासन की तरफ से राजनीतिक गलियारों से निकलकर आ रही है, और साथ साथ कहीं ना कहीं एक जो दबाव है वो भी एक पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि नेता विपक्ष लोकसभा पहुंचे हैं, क्या असर? देखिए, इस पे जो स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया है वो तो बड़ी नपी तुली है। कई लोगों ने माना है, उन्हें अच्छा लगा कि राहुल गांधी उनके घर तक पहुंचे, उनके हालचाल जाने। वहीं कुछ लोगों को जिन्हें 1-1 लाख रुपए के चेक दिए गए राहुल गांधी की तरफ से, उसमें उनका ये कहना था कि इस 1 लाख रुपए से उनके परिजनों के जाने के बाद में उनके जीवन का कुछ नहीं होने वाला है। वही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो बीजेपी ने इसमें खासा निशाना साधा है, और न सिर्फ निशाना साधा है बल्कि ये तक कहा है कि राहुल गांधी को बहुत जल्दी याद आई है। लगभग इस पूरे प्रकरण को शुरू 1 माह से ज्यादा समय हो गया है। उसके बाद में आज राहुल गांधी यहाँ इंदौर पहुंचते हैं परिजनों से मिलने के लिए, बीमारों से मिलने के लिए, जिसको लेकर बीजेपी अच्छी खासी हमलावर है। वहीं राहुल गांधी लगभग 3 घंटे इंदौर में रुके हैं। इस 3 घंटे के दौरान उन्होंने 2 जगह विजिट किया। एक बॉम्बे हॉस्पिटल जहाँ पे जो बीमार है वो भर्ती थे, उनसे मुलाकात की। भागीरथपुरा जहाँ पे जो मृतक लोग हैं उनके 2 परिवारों में वो गए घर में बैठने, हालांकि उन्हें 4 जगह जाने की अनुमति थी। 2 परिवारों से ही वो मिले। उसके बाद में जो सभी परिवार थे उनको एक मैरिज हॉल में, एक मैरिज गार्डन में बुलाकर वहां पर राहुल गांधी ने उनसे अलग से बात की है। लोगों से पूछा है कि किस तरह के सिम्टम्स थे, पानी किस तरीके का मिल रहा था, उनके परिजनों को क्या परेशानी हुई, इलाज किस तरीके से हुआ, क्या सरकारी तौर पर क्या मदद की जा रही है। तो ये सारी ही चीजें जो राहुल गांधी का आज दौरा रहा है उसके दौरान हुई है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये क्या बैकफायर करता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पर? और दूसरी बात कि इसको लेकर कांग्रेस का कोई आगे स्टैंड और आगे बढ़ने वाला है, कोई इसको लेकर कुछ आगे ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, कैसे इसको और आगे ले जाना है इस विषय को? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में धरने और इसको लेकर विरोध का एक पूरा खाका तैयार किया हुआ है कांग्रेस ने। आने वाले कुछ दिनों में लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को घुराने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए अलग अलग स्तर पर अपने जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध करेगी। वहीं बैकफायर की बात करें तो अभी बैकफायर तो नहीं कहा जा सकता, पर जिस तरीके से एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के नेता का इंदौर आना होता है और जिस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, तो उस क्षेत्र में कहीं देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से लोग किसी बड़े नेता के आने पे उसको चीयर करते हैं, उसके लिए भीड़ उमड़ती है, वैसा नजारा देखने को नहीं मिला। जो अधिकांश लोग थे वो सिर्फ बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो समय है उस समय के निकलने के बाद वो पहुंचे। बहुत शुक्रिया महेश मिश्रा जी इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर दतिया से है, जहां पर कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ST/SC को लेकर, आदिवासी समाज को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर कांग्रेस की भी किरकिरी हो रही है और उनकी भी किरकिरी हो रही है। और उन्होंने कहा कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आदिवासी और दलितों से रेप करो, आदिवासी और दलित महिलाओं से रेप करने से तीर्थ का फल मिलेगा। सबसे ज्यादा रेप SC/ST OBC के साथ होता है। बरैया ने कहा कि धर्म ग्रंथों में इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले बरैया ने ST/SC के सांसदों और विधायकों की तुलना कुत्ते बिल्ली से की थी। तो एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है। मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा।
तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है, घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस से राम पांडे और साथ साथ अजय धौले जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं राम पांडे जी आपके पास ही आना चाहता हूं। इस बयान को कांग्रेस कैसे देख रही है और कौन सा वो धर्म ग्रंथ है जहां पर इस तरह की भाषा लिखी गई है? जी, मैं बरैया जी को मैंने देखा था थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर कि वो इंदौर में जो 23 लोग दूषित पानी से पीकर मर गए हैं, तो वो इंदौर में थे। आज राहुल गांधी जी इंदौर आए हुए हैं, तो मैंने सोचा आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, क्योंकि सुबह से मुझे कई बार इस सवाल पर पूछा गया है, लेकिन जो 23 लोग वहां मृत हो गए हैं, आज उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। चर्चा केवल इसी बात की हो रही है कि फूल सिंह बरैया जी ने ये क्या कहा। अब मैं आपको बता दूं, ये जिस किताब का वो उल्लेख कर रहे हैं, ये रुद्रयामल तंत्र किताब है। इसको ग्रंथ भी बोलते हैं, पांडुलिपि भी बोलते हैं, कई जगह पुराण भी बोलते हैं। और उस किताब का वो उल्लेख कर रहे हैं, उसमें लिखा है। यदि उसमें लिखा है तो उसमें से उस पाठ को हटा दिया जाए, या नहीं हटा सकते हैं तो उस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं उसका वो विरोध कर रहे हैं कि उस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं उनमें एक अलग भावना होती है, और वो दलित आदिवासी जो महिलाएं हैं उनको वो टारगेट करते हैं। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई सुंदरता अब कोई पैमाना नहीं रह गया है बलात्कारियों के लिए। डॉक्टर राम पांडे, क्या आपने उनका बयान सुना है? हाँ, सुना भी है और पढ़ा भी है, दैनिक भास्कर में आया है। कहाँ पर वो क्रिटिसाइज कर रहे हो? तो साफ खुलेआम जो बातें कह रहे हैं वो बताने योग्य भी नहीं है वो बातें। जी, उनका कहने का मतलब है, उनकी नीयत साफ है कि बलात्कारियों को फांसी दो। मतलब तो वो यही निकल रहा है ना कि डॉक्टर राम पांडे आप प्रवक्ता है कांग्रेस, लेकिन कुछ जस्टिफाई होने वाली बात कीजिए, एक्सेप्टेबल कोई बात कीजिए। आपकी बात जो आप कह रहे हैं वो स्वीकार युक्ति तो होनी चाहिए ना। जो आप कह रहे हैं और उनका जो बयान है उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल अजय धौले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय धौले जी, ये इस तरह का जो बयान है इसको बीजेपी कैसे देख रही है? और इस तरह के बयान ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के नेता देते हैं, आपके नेताओं में भी बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी भाषा जो होती है वो उस स्तर की नहीं होती है। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो इस प्रकार की महिला विरोधी और घृणित मानसिकता का बयान देकर आज फूल सिंह बरैया जी ने अपने संस्कारों का परिचय दे दिया है। आज राहुल गांधी जी के साथ उनके जो कदम ताल थी इंदौर के एयरपोर्ट पे, वो स्पष्ट रूप से ये बताती कि राहुल गांधी जी के आश्रय पे कांग्रेस में इस प्रकार के संस्कारों का सृजन हो रहा है। आज मूल रूप से प्रश्न जीतू पटवारी जी से भी है, प्रश्न उमंग सिंगार से भी है, प्रश्न दिग्विजय सिंह से भी है कि क्या वो इस प्रकार के व्यक्ति के साथ में अपनी उपस्थिति से ये दर्शाना चाहते हैं कि महिला विरोधी मानसिकता और दलित बहन बेटियों के लिए इस प्रकार के बलात्कार की भाषा का प्रयोग करना और सहवास का प्रयोग करना, ये क्या राजनीति में इतना हम नीचे गिर जाएंगे? मूल रूप से आज कांग्रेस से प्रश्न होना चाहिए कि क्या वो फूल सिंह बरैया जी का तत्काल इस्तीफा लेंगे, क्या फूल सिंह बरैया जी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न, ये इन कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं को, आज मैं कई चैनल्स पे राम पांडे जी को देख रहा हूँ कि राम पांडे जी जैसे लोग भी और हम सब सभ्य समाज में इस प्रकार से स्टेटमेंट को यदि हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहीं पर भी ये स्वीकार्य नहीं है। इस तरह की भाषा बिल्कुल गरिमा को तार-तार करने वाली भाषा है। समय मुझे रोक रहा है। अजय धौले जी, माफी के साथ बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर राम पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते अगली और पांचवी और आखिरी खबर का, जो कि बीजापुर से है, जहां पर नेशनल पार्क इलाके में बीजापुर में नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इस मुठभेड़ में जानकारी ये भी आ रही कि पापा राव, जो कि नक्सलियों का नामी बड़ा कैडर का नक्सली है, वो भी इस मुठभेड़ में शामिल था। उसका नाम भी इसमें शामिल आ रहा है। डीआरजी जवानों की तरफ से कार्रवाई की गई है। नक्सलियों की इस कार्रवाई में, नक्सलियों के साथ कार्रवाई में एरिया कमेटी के चीफ दिलीप बड़जा के मारे जाने की खबर है। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। बता दें कि 31 मार्च 2026 को जो ऑपरेशन चल रहा है बस्तर में, उसको टारगेट लेके चल रहे हैं नक्सल मुक्त भारत का, उसके तहत अब ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। जवानों की आक्रामकता को देखते हुए नक्सली बैकफुट पर है और यही वजह है कि नक्सली तेजी से सरेंडर भी कर रहे हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही 52 नक्सलियों ने सरेंडर किया था बीजापुर में ही, और ऐसे में लगातार आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या तो बढ़ी रही, लेकिन जो बचे कुछ नक्सली जो आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते हैं, उनको जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और वो या तो मारे जा रहे हैं या तो फिर खुद सामने आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं।
तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।